हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ये इंडिया नहीं पंजाब है इतना कहकर स्वर्ण मंदिर में घुसने से रोक दिया एक लड़की को, मात्र इस वजह से कि उसके चेहरे पर बना था तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे दोस्तों कहीं और की नहीं बल्कि भारत के अंदर पंजाब की ये सबसे बड़ी घटना निकल कर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे, पाकिस्तान मांग रहा भीख। बताएंगे दोस्तों ये हम नहीं बाकी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दिखाया शहबाज शरीफ को आईना। साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या माफिया अतीक अहमद की हत्या से बीजेपी को होगा फायदा या नुकसान। एक सर्वे किया गया है दोस्तों जिसके आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं और इसी बीच सारी जानकारी बताएंगे और गेहूं से जुड़ी भी सरकारी बड़ी खबर बताने वाले। तो हर तरह की खबरों को जानने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ये इंडिया नहीं पंजाब है इतना कहकर स्वर्ण मंदिर में घुसने से रोक दिया। लड़की के चेहरे पर बना था तिरंगा। इस वजह से बता दें अपने चेहरे पर तिरंगे को पेंट कराकर गई एक लड़की को पंजाब के स्वर्ण मंदिर में घुसने से रोकने की वीडियो सामने आया है। दावा यह है कि लड़की को प्रवेश करने से इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने चेहरे पर तिरंगा बनाया हुआ था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसे लड़की ने खुद उस समय बनाया है जब वो अंदर जा रही थी। इस पूरे मामले पर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल हाल ही में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो हाल ही का है जब एक लड़की वहां गई हुई थी। लड़की हरियाणवी लहजे में बातचीत करती हुई सुनाई दे रही है जबकि उसके साथ एक और साथी बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। उस लड़की के सामने एक पगधारी शख्स उसे सख्त लहजे में बहस करता दिखाई दे रहा है और उसे अंदर जाने से रोकते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की अपने हरियाणवी साथी के साथ उस शख्स के पास पहुंचती है और वो उस शख्स से पूछता है कि गुड़िया को जाने से क्यों रोका, तो उसने जवाब दिया कि इसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा है इसीलिए मैंने रोका। ये पंजाब है, इंडिया नहीं है। इंडिया और पंजाब की बात पर लड़की गुस्से में कहती है कि ये क्या बकवास है। तो इस दौरान लड़की बात करते हुए उसका वीडियो भी बना रही थी और वो दोस्तों वीडियो बनाने पर चिढ़ गया और लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश भी कर डाली। लेकिन सब में बड़ी बात यह है कि एक तिरंगे छपे होने की वजह से उसको गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा इस वीडियो में दिख रहे पगधारी के द्वारा। अब आपको दोस्तों हम बयान सुनवाते हैं जो एसजीपीसी ने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा है कि स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास जी का दरबार है, इसमें किसी भी जाति धर्म देश के व्यक्ति को आने से नहीं रोका जाता है और ना ही रोका जा सकता है। लड़की के साथ हुई घटना का अफसोस है। हालांकि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि रोकने वाला शख्स कौन था। फिलहाल इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे इस खबर को सुन करके कि क्या मेंटेलिटी है इस बंदे की जो कह रहा है कि ये इंडिया नहीं पंजाब है और तिरंगे छपे होने की वजह से उस लड़की को गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं दे रहा है। ऐसे में अब आपकी जो भी इस पर निजी राय होने वाली है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे तो उधर पाकिस्तान भीख मांग रहा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दिखाई शहबाज को आईना। बता दें पाकिस्तान एक तरफ भयानक आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है तो दूसरी तरफ उसे जल्द मदद मिलती नजर नहीं आ रही। देश की सरकार के रवैये पर अब कई विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं। इनमें से ही एक है अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार। साजिद तरार ने एक इंटरव्यू में देश में होने वाले चुनावों को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साजिद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उन मसलों में हस्तक्षेप करने लगा है जिससे उसका कोई सरोकार ना हो। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में अब हर सीमा पार हो रही है, यहाँ पर कोई भी संगठन किसी भी मसले पर एक मत नहीं है। उनका कहना था कि देश अपने ही मसलों में अटका हुआ है जबकि पड़ोस में भारत दिन रात तरक्की कर रहा है। साजिद ने कहा कि जिस समय इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में आए थे उनके साथ ही देश के कई लोगों को काफी खुशी थी, लेकिन इमरान ने 4 साल तक पाकिस्तान पर राज किया लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। आखिर में जाते जाते साइफर के साथ ही वो देश के लिए एक और बुरी खबर छोड़कर चले गए। साजिद की माने तो इमरान ने ही दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। उनकी वजह से पाकिस्तान के दूतावास बंद हुए, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो गया और देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। साजिद का कहना है भारत को लेकर कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे उसका ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल है। सरकार की तरफ से 1 करोड़ के रोजगार का वादा किया गया था लेकिन दुख की बात है कुछ भी नहीं हुआ। जबकि पड़ोस में भारत है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोजगार मेले में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर
लेटर देने के लिए तैयार है। ये इतिहास में पहली बार होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कभी भारत में क्या हो रहा है इसे जानने में रुचि ही नहीं रखता है। साजिद का कहना था कि पाकिस्तान में हर तरफ व्यवस्था बिगड़ता हुआ माहौल है। उनका मानना है कि IMF की तरफ से भी जो मदद आएगी वो सिर्फ एलिट क्लास तक ही रहेगी। बहरहाल पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कितना भी आईना दिखा लो, उनकी हरकतें नहीं बदलने वाली। आपको एक बात और बता दे दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान में इंसान ही नहीं जानवर भी भूखे मर रहे हैं। चिड़ियाघर को बंद करने की आ चुकी है नौबत। जी हाँ, जानवरों तक को खाना नसीब नहीं हो रहा है। अभी तक इंसानों को आटे के लिए लड़ते देखा गया था, लेकिन नए खुलासे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कंगाल पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हैं कि जानवरों तक को खाना नसीब नहीं हो रहा है। अभी तक इंसानों को आटे के लिए लड़ता देखा गया था, लेकिन नए खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप ही मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अवाम के गुस्से के बाद पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन के संघीय मंत्री शेरी रहमान ने जंगली जानवरों की देखभाल करने की क्षमता की कमी के कारण उनकी मौत होते देखते हुए प्रांतीय सरकार से चिड़ियाघर को बंद करने का आग्रह कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां 20 साल तक किसी ने पूछा नहीं, अब लगी खरीदारों की लाइन। राफेल लड़ाकू विमान ने कैसे बदली फिजा, बता दे। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने जब राफेल लड़ाकू विमान को बनाया तब उससे बड़े ऑर्डर की उम्मीद थी। तब इस कंपनी के पास मिराज 2000 जैसे प्रसिद्ध लड़ाकू विमान को निर्माण का अनुभव भी था। इसके बावजूद राफेल लड़ाकू विमान को अपने निर्माण के लगभग 20 साल तक किसी भी विदेशी देश ने नहीं पूछा। दुनिया भर के मुल्क या तो रशिया नहीं तो अमेरिका लड़ाकू विमानों को खरीदने की कोशिश में थे। कुछ बाकी देश साब और यूरोफाइटर जैसी कंपनियों से लड़ाकू विमान खरीद रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से अचानक ही राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने की होड़ मच गई। अब भी कई देश ऐसे हैं जो राफेल लड़ाकू विमान को अपने देश की वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां ताइवान जल डमरू मध्य में चीन का युद्धाभ्यास खत्म होते ही अमेरिका ने भेजा युद्धपोत, हाई अलर्ट जारी। बता दें, ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन के भीषण युद्धाभ्यास के बाद अब अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत मिलियस को ताइवान जल डमरू मध्य में भेज दिया है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच मामला बढ़ता दिख रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से अमेरिकी युद्धपोत को ट्रैक किया गया है, इसीलिए इसे लेकर चीन ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जल डमरू मध्य में आने के बाद चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। चीन पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर ताइवान के क्षेत्र में अमेरिका आता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से एक युद्धपोत रवाना किया है। यह युद्धपोत उस वक्त ताइवान जल डमरू मध्य में पहुंचा है जब चीन ने स्वशासित ताइवान को घेर कर रखा हुआ है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का कहना है कि रविवार को अमेरिकी युद्धपोत का ताइवान जल डमरू मध्य पहुंचना सामान्य प्रक्रिया है, ये रूटीन का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह युद्धपोत जल डमरू मध्य में एक गलियारे से होकर गुजरा है जो किसी भी तटीय राज्य के क्षेत्रीय समुद्र से परे है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर अल्लाह के अपमान का आरोप, भीड़ ने घेरा फिर ऐसे बच्ची जान। बता दें, जिनपिंग इन्हीं चीजों को लेकर परेशान है। पाकिस्तान से फिर एक बार उसी से जुड़ी बड़ी खबर है इस्लामाबाद, जहां पर निंदा के आरोप में एक चीनी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। गुस्साए लोगों ने चीनी नागरिकों के गिरफ्तारी से पहले रिहायशी कैंप को घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चीनी नागरिक की जान बचाई। बता दें कि वहां की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना रविवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार कोहिस्तान के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बड़ी संख्या में चीनी इंजीनियर और टेक्नीशियन काम करते हैं, जबकि यहाँ सभी मजदूर पाकिस्तानी हैं। इनमें से 2 ट्रक ड्राइवर गुलिस्तान और यासीर ने मजदूरों में खबर फैला दी कि चीन के एक अफसर में निंदा किया है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क उठे। उन्होंने चीनी नागरिक पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनको थाने लेकर गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में निंदा करने पर मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान सरकार बुरी तरह फंसी नजर आ रही है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर पूरे तरफ से फेल हो चुके पाकिस्तान के लिए चीन सबसे बड़ा मददगार है। ऐसे में पाकिस्तान अगर शख्स पर कोई कार्रवाई करता है तो वो चीन को रास नहीं आएगी, इससे दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब हो सकते हैं। ऐसे में अब जो पाकिस्तान की स्थिति है उस पर उसका कानून भी, अब उसके नियम भी हल्के पड़ रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत से मदद मांगने पुतिन ने भेजा अपना स्पेशल दूत। भारत पहुंचे डिप्टी पीएम मंटू रोब। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे इनकी मदद? बता दें, अमेरिका और पश्चिमी देशों से सख्त आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रशिया अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हाथ पैर मार रहा है, और इसी कड़ी में पुतिन ने अपने दूत को भारत दौरे पर भेजा है। रशिया के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटूरोव, जो देश के उद्योग और व्यापार मंत्री भी है, वो सोमवार को अंतर सरकारी रूसी
भारतीय आयोग की सह अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी उप प्रधानमंत्री के भारत दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाना है। भारत में रूसी दूतावास ने ट्विटर पर लिखा है कि डेनिस मंटूरोव कामकाजी यात्रा पर 17 अप्रैल को भारत पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन मंटूरोव व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 24वें भारत रशिया अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाया जाए, लिहाजा रूसी प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान भारतीय कंपनियों से रशिया में निवेश करने की अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां भारत और सऊदी के बीच मजबूत रिश्ते पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण, अपनी हरकतों के लिए बदनाम हुआ पाकिस्तान। बता दें सऊदी अरबिया के साथ भारत के रिश्ते हाल के दिनों में बेहतर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से सऊदी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। बावजूद सऊदी ने पाकिस्तान की आर्थिक रूप से बीते दिनों सहायता की, लेकिन भारत और सऊदी अरबिया के बीच लगातार बढ़ रही नजदीकियां पाकिस्तान की आंखों में चुभ रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई, क्योंकि जो दो देश हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, आज उस देश ने पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है। ये बात भी सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि सऊदी अरब और भारत के बीच नजदीकियां बढ़े। बता दें कि क्रिकेट और बॉलीवुड के कारण इन दिनों भारत और सऊदी की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। खबर यह भी है कि आईपीएल के मालिकों की मदद करने के लिए सऊदी दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग शुरू करना चाहता है। जाहिर सी बात है कि जब सबसे अमीर क्रिकेट लीग की शुरुआत होगी तो दोनों ही देशों के रिश्ते और भी सुधर जाएंगे। तो वहीं पाकिस्तान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि जब जब पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजरता है तो उसकी मदद के लिए सऊदी अरबिया सबसे आगे आता था। लेकिन खबरों की माने तो भारत और सऊदी अरब के बीच की दोस्ती क्रिकेट और बॉलीवुड के कारण और भी प्रगाढ़ और भी प्रोफाउंड हो रही है। बहरहाल पाकिस्तान अपने पाखंड के कारण सबसे टूटता जा रहा है और उसका अंत भी लगता है जैसे कि नजदीक ही आ रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की वो देश के अलग होते समय भी नहीं था। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ड्रैगन ने फिर दिखाया असली रंग। हिंद महासागर में चीन ने कर दी ये बहुत बड़ी हिमाकत। बता दें एक बार फिर चीन की नापाक इरादे सामने आए हैं। चीन ने हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तलों के नाम बदल दिए हैं। भारतीय संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की चीन की एक महीने में यह दूसरी हरकत है। इससे पहले 2 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के भौगोलिक नाम बदल दिए गए थे, जिसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की थी और चीनी दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों फिर एक बार चाइना ने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब दक्षिण हिंद महासागर में 19 जगहों के नाम बदल डाले हैं। चीन की तरफ से की गई ये कार्रवाई भारत की संप्रभुता और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय प्रभाव के क्षेत्र में सीधा दखल माना जा रहा है। इस घटना के एक दिन पहले ही चीन ने दक्षिण हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्री तल के नाम बदल दिए, जो भारतीय प्रायद्वीप से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। चीनी प्रचार मीडिया ने इसे बीजिंग का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कहा है। अब ऐसे में दोस्तों भारत का रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन भारत चीन को इस मुद्दे पर भी छोड़ने नहीं वाला। और कमेंट में आप लोग मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन के साथ संबंध सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। बता दें ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सोमवार को कहा कि उनका देश चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ संबंधों में उस स्तर तक सुधार की संभावना बिल्कुल नहीं है जैसे ये 15 साल पहले थे। ऑस्ट्रेलिया की रूढ़िवादी सरकार के 9 साल के शासन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे, लेकिन मध्य वामपंथी लेबर पार्टी की 1 साल पहले सत्ता में आने के बाद रिश्तों में सुधार के संकेत दिखे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दोस्तों प्रधानमंत्री दहल की भारत यात्रा को लेकर नेपाल में तेज हुए कयास। बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा फिलहाल टल गई है। बताया यह जा रहा है कि यह यात्रा कम से कम अगले महीने तक के लिए स्थगित हुई है। पहले चर्चा थी कि यह यात्रा इसी महीने होगी। अखबार काठमांडू पोस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि भारत ने अब दहल की 2 दिन की यात्रा की नई संभावित तारीख नेपाल को बताई है, लेकिन जब तक यात्रा का ठोस एजेंडा तय नहीं हो जाता दोनों पक्ष इस तारीख की घोषणा न करने पर सहमत हुए हैं। समझा जाता है कि यह यात्रा मई के पहले पखवाड़े में होगी। प्रधानमंत्री दहल के मुख्य राजनीतिक सलाहकार हरिबोल गुजारेल ने काठमांडू पोस्ट से कहा कि नेपाल में नए विदेश मंत्री का शपथ लेने के बाद अब प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की तैयारियों की गति तेज हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा मध्य मई से पहले होगी। नेपाली कांग्रेस के नेता एनपी साउद को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां आखिर अतीक अहमद की हत्या पर विदेशी मीडिया में क्या क्या छपा है दोस्तों, क्या क्या वो चला रहे हैं। विदेशी मीडिया में आपको बता दें माफिया से राजनेता बने अतीक
अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में विदेशी मीडिया में बताया जा रहा है अशरफ और अतीक को गरीब परिवार में पैदा हुआ नेता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। विदेशी बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 60 वर्षीय अतीक प्रयागराज में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और स्कूल ड्रॉप आउट था, लेकिन सालों से उसने भारी संपत्ति अर्जित की, राजनीतिक संरक्षण और शक्ति का आनंद लिया और अपने जन्म और उसके बाद के शहर में अपार प्रभाव डाला। 1989 से शुरू होकर वो शहर से राज्य विधानसभा के विधायक के रूप में 5 बार चुना गया और फिर 2004 में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी बना। रिपोर्ट में उसके ऊपर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा किडनैपिंग, जमीन कब्जाने, हत्याओं, वसूली आदि का भी जिक्र है। ऐसे में जिस प्रकार से विदेशी मीडिया अतीक अहमद को दिखा रही है दोस्तों, खास करके बीबीसी मीडिया डबल गेम खेलती नजर आ रही है। इस पर आपका जवाब देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन में भारतीयों को ठगने के लिए नौकरी की फर्जी पेशकश गुरुद्वारे ने जारी कर दी चेतावनी। बता दें, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में कैंट कस्बे के एक गुरुद्वारे के नाम पर भारतीयों को ठगने के लिए फर्जी नौकरी और वीजा की पेशकश देने वाले विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद गुरुद्वारे ने अपनी वेबसाइट पर एक चेतावनी जारी की है। कैंट के ग्रेवसेंड में स्थित श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा ने अपनी वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्कैम अलर्ट नामक शीर्षक से इस विज्ञापन की प्रति जारी करते हुए चेतावनी दे डाली है। जी हाँ, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब भारत के इस पड़ोसी मुल्क को अपने जाल में फंसाएगा चीन। ड्रैगन चल रहा है ये बड़ी चाल। बता दें, भारत को चारों तरफ से घेरने में जुटे चाइना की एक और चाल उजागर हुई है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के बाद चीन अब पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने अरबों डॉलर रकम ऑफर दे दिया है। यदि दोनों मुल्कों में डील होती है तो चीन अफगानिस्तान की 1 ट्रिलियन लिथियम रिजर्व में निवेश करेगा। ये खबर भारत की चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि दशकों से भारत ही अफगानिस्तान में वहां की आवाम और वहां की अर्थव्यवस्था के लिए तमाम परियोजनाओं में निवेश करता रहा है। अगस्त 2021 में वहां तालिबानी हुकूमत ने सत्ता पर कब्जा किया, तब भारतीय परियोजनाएं खतरे में पड़ गई थी और अमेरिका की तरह बहुत से भारतीय अधिकारियों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। बहरहाल बात करते हैं अगली खबर की, जहां बीमारी का बहाना बना कैद से बचकर ब्रिटेन भागे नवाज शरीफ लौटेंगे पाकिस्तान। गृह मंत्री ने किया दावा। बता दे, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ देश में आम चुनाव की तैयारियां शुरू होते ही लंदन से लौट आएंगे। पाकिस्तान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में PMLN की तैयारियों का नेतृत्व करेंगे। जिन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाख कोशिशों के बावजूद राजनीतिक तौर पर अहम पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव नहीं होंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज कराने का हवाला देते हुए लंदन चले गए थे। जब नवाज लंदन गए तब उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई जा चुकी थी और वे लाहौर की कोट लखपत जेल में 7 साल की जेल की सजा काट रहे थे। हालांकि चिकित्सकों कारणों के बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए राहत दी थी। इसी दौरान नवाज लंदन भाग निकले और तब से वे पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में प्रांतीय चुनाव कराने का मुद्दा छाया हुआ है। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में मध्यावधि चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां आंग सान सूकी आएंगी जेल से बाहर, 3000 से ज्यादा कैदियों को रिहा करेगी म्यांमार की सैन्य सरकार। बता दें, म्यांमार की सैन्य सरकार ने पारंपरिक चंद नववर्ष की छुट्टियों के मौके पर 3000 से अधिक कैदियों को रिहा करने को सोमवार फैसला किया। बहरहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा, क्या उनमें सैन्य शासन का विरोध करने के लिए जेल में बंद हजारों राजनीतिक कैदी भी शामिल होंगे। सरकारी MRTV ने बताया कि 2021 में सेना द्वारा सत्ता कब्जाने के बाद बनाई गई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने 3113 कैदियों को माफी दे दी है। इनमें 98 विदेशी कैदियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। देश में प्रमुख अफसरों पर बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करना आम है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां सऊद ने नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में ली शपथ। जयशंकर जी ने दी बधाई, कहा मिलकर काम करने को उत्सुक है। जी हां, नेपाली कांग्रेस के नेता नारायण प्रसाद सऊद ने रविवार को नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने यहां राष्ट्रपति भवन में नव नियुक्त विदेश मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विदेश मंत्री सऊद की नियुक्ति अगले महीने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले हुई है। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा की तिथि और कार्यक्रम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सऊद
मसूद को विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। जी हाँ, जयशंकर जी ने कहा कि हमारी बहुआयामी साझेदारी को मजबूत बनाने को लेकर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कोविड को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। जहां पूर्वी दिल्ली में 40% के करीब पहुंची संक्रमण दर, अस्पतालों में भर्ती 10% मरीज गंभीर। बता दें सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ मामले भी बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी पूर्वी दिल्ली में देखी जा रही है। यहाँ कोरोना संक्रमण दर 40% के करीब पहुंच गया है, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे कम संक्रमण दर 17% के करीब है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना का नया स्वरूप XBB 1.16.1 लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि गंभीर नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग पहले से हृदय कैंसर, दमा, टीबी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें संक्रमित करने के साथ साथ गंभीर बना दे रहा है। और यही कारण है कि अगले अप्रैल के दिनों से कोरोना में काफी ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना एप्लीकेशन के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में अभी 325 मरीज भर्ती है और इनमें से 35 मरीज ICU के साथ वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां क्या माफिया अतीक अहमद की हत्या से बीजेपी को होगा फायदा या होगा नुकसान? जी हां, सर्वे के आंकड़ों ने दिया सबको चौंका। बता दे माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सभी जानते ही होंगे आप लोग। उससे पहले अतीक के बेटे असद का भी एनकाउंटर कर दिया गया था। विपक्ष समेत कई लोगों ने अतीक और अशरफ मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। इस बीच ABP न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद इसमें जनता से उनकी राय पूछी गई है। 15 अप्रैल को हुई इस हत्या के बाद से 17 अप्रैल के बीच हुए इस सर्वे में 1700 लोगों को शामिल किया गया है। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। जनता से पूछा गया कि क्या असद के एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या से बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा या फिर फायदा मिलेगा। इसमें तकरीबन 47% लोगों ने यानी 47% लोगों ने कहा है कि इससे बीजेपी को बम्पर फायदा मिलने वाला है, तो वहीं 17% जनता ने नुकसान बताया। तकरीबन 26% लोगों का मानना है कि इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10% ने कहा पता नहीं है हमको ये जवाब। ऐसे में दोस्तों अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या असद के एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या से बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा या फिर फायदा, तो दोस्तों आप क्या जवाब देने वाले हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई इस सवाल का जवाब दे सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां गेहूं की सरकारी खरीद पर आया सबसे बड़ा अपडेट। सरकार ने किया कुछ ऐसा कि किसानों पर होगा इसका असर। बता दें पॉजिटिव असर। जी हां, सरकार ने चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2023 मार्च 2024 में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सीधे किसानों से 41 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जो एक साल पहले की तुलना में 18% कम है। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट मुख्यतः बेमौसम बारिश के कारण कटाई में देर होने और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की मंडियों में आवक कम होने की वजह से हुई है। गेहूं उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान होने से कुछ जगहों पर अनाज की गुणवत्ता खराब हुई है। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दे दी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।